गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान NPIC वर्चुअल क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको असंग जनन अर्थात एपोमिक्सिस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। अब तक जो आप पढ़े वो सामान्य प्रक्रिया थी भ्रूण अथवा भ्रूणपोष के निर्माण की, परंतु यह प्रक्रिया उससे थोड़ा भिन्न है। तो हम कैसे समझें कि असंग जनन क्या है, इसको हम पुनः पॉइंट वाइज समझेंगे कि कुछ पौधों के जीवन चक्र में संयुग्मन अर्थात सिंगैमी अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता तथा इनकी अनुपस्थिति में भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ही असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। तो बच्चों, इसमें जो है यह भी एक तरह का जो है जनन है, लेकिन इसमें न तो सिंगैमी होता है अर्थात युग्मकों का संयोजन नहीं होता और न ही युग्मकों के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो यह जो है इस तरह का जो जनन है उसको हम असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जैसे कि कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के प्रजनन में बीज का निर्माण तो नहीं होता, एक नए पौधे का जन्म किसी कलिका अर्थात बड से होता है जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है, और इसके उत्पन्न होने की जो विधि है वो सामान्य समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही ये कलिका उत्पन्न होती है। और इसका उदाहरण जो है गन्ना, आलू, अजूबा, जिसकी पत्ती पर जो है कलिका उत्पन्न होती है, जिसको अंग्रेजी में ब्रायोफिल्म कहते हैं। तो ये देखा आपने सामान्य तरीका। जो कायिक जनन का तरीका है पौधों के निर्माण का यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, इसको भी हम असंग जनन या एपोमिक्सिस के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा अनिषेक बीजता, जिसको अंग्रेजी में एगैमोस्पर्मी कहते हैं। असंग जनन के इस विधि में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण होता है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मकों का संयुग्मन नहीं होते। वही जो हमने पहले भी बताया कि इस विधि में न तो युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही युग्मकों का संयोजन या संयुग्मन होता है, सिंगैमी अनुपस्थित होता है। अनिषेक बीजता अर्थात एगैमोस्पर्मी भी निम्न प्रकार की होती है। अब ये जो प्रकार है इसके भी अलग अलग उप प्रकार हैं, अन्य तरीके हैं, जिसको आप पुनः पढ़िए अलग अलग हेडिंग से। जैसे कि ए अपस्थानिक भ्रूणता एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अपस्थानिक मतलब अपने जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है उस स्थान से हट करके भ्रूण का निर्माण होना, जिसको हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। इस प्रकार के बीज के निर्माण में बीजांडकाय अर्थात न्यूसिलस अथवा अध्यावरणों अर्थात इंटेगुमेंट्स की कुछ कोशिकाएं जो द्विगुणित होती हैं समसूत्री विभाजन एवं वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर देती हैं जो द्विगुणित होता है। अब तक आप पढ़ रहे थे कि भ्रूण का निर्माण एग सेल के साथ नर युग्मक के संयोजन से होता है जो जाइगोट बनाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एग सेल नहीं है बल्कि जो अध्यावरण अर्थात इंट्यूगमेंट है, चाहे आउटर इंट्यूगमेंट हो या इनर इंट्यूगमेंट हो या बीजांडकाय अर्थात न्यूसिलस हो, उसकी ही कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के माध्यम से विभाजित होती हैं और वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर देती है अर्थात एम्ब्रियो बना देती है। तो इस तरह से बने हुए भ्रूण की सारी कोशिकाएं वो द्विगुणित होती हैं। ऐसा मुख्यतः नींबू, आम और नागफनी के पादपों में देखा जाता है। इसमें जो दूसरा तरीका है वो है डिप्लोस्पोरी, जिसको हम द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं। इस प्रकार के बीज के निर्माण में दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका अर्थात मेगास्पोर मदर सेल
से बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण कोश बन जाता है। अभी तक आप समझ रहे थे कि जब भी भ्रूण कोश का निर्माण होता था तो मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अर्थात मियासिस के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर सेल बनाती थी, जिसमें से एक मेगास्पोर सेल ही एक्टिव होता था, बाकी 3 जो है डिजेनरेट कर जाते थे, नष्ट हो जाते थे। तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल तो है, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, वो सीधे बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल ही भ्रूण कोश अर्थात एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देती है। चूँकि इस प्रकार के भ्रूण कोश के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अतः इसकी सभी कोशिकाएं स्वाभाविक रूप से द्विगुणित अर्थात डिप्लॉयड होती हैं। यदि इस भ्रूण कोश के, अब ये जो भ्रूण कोश बना है इस प्रकार, अगर इसके अंड कोशिका अर्थात एग सेल से नर युग्मक मेल न्यूक्लियाई के संयोजन के बिना अर्थात इसके एग सेल से बिना नर युग्मक के संयोजन से भ्रूण का विकास हो जाए तो उसे हम अनिषेक जनन, जिसको अंग्रेजी में पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, इसका उदाहरण एक्सेरिस डेंटेटा है। तो इसको आप स्पष्ट रूप से समझिए कि इसमें एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, उसमें एग सेल पाया जाता है, लेकिन वह एग सेल बिना नर युग्मक के मिले ही सीधे केवल एक सेल ही भ्रूण का निर्माण कर देती है। तो इस तरह इस प्रकार के बने भ्रूण को हम अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तीसरा, अपबीजाणुकता, जिसको हम एपोस्पोरी कहते हैं। इसकी खोज रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें बीजांडकाय की कोई भी कोशिका एक ऐसे भ्रूण कोश का निर्माण करती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। अब आप देखिए इसमें भिन्नता क्या है। अपबीजाणुकता अर्थात एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी में क्या विभेद है। यहाँ डिप्लोस्पोरी में सीधे न्यूसेलस नहीं बल्कि मेगास्पोर मदर सेल, वो न्यूसेलस के अंदर ही एक विशेष कोशिका है जिसको हम दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, वो जो है भ्रूण का निर्माण करती है। जबकि यहाँ पर जो है एपोस्पोरी में न्यूसेलस की कोई भी कोशिका, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मेगास्पोर मदर सेल, कोई भी कोशिका है, वो बीजांडकाय की जो कोई भी कोशिका है वह भ्रूण कोश का निर्माण करती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। यदि ऐसे भ्रूण कोश की अंड कोशिका अर्थात एग सेल बिना नर युग्मक के संयोजन के भ्रूण का निर्माण करती हैं तो इसे भी अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इसका बेहतरीन उदाहरण है पार्थेनियम और क्रेपिस। पार्थेनियम से आप पूर्णतः जो है भिज्ञ होंगे, इसको कांग्रेस ग्रास या गाजर घास भी कहते हैं, कैरेट ग्रास भी करते हैं, जो हमारे देश में या बहुत सारे देशों में एक तरह से वो कह सकते हैं हैज़ार्ड है, एक तरह से जो हमारे अपने पौधों को नष्ट कर देता है और इसकी बहुत तेज़ी से वृद्धि और विकास होता है। तो ये एलर्जी भी क्रिएट करता है पार्थेनियम। तो अब आप यहाँ समझ गए कि डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी में क्या विभेद है। तो ये जितने भी तरीके थे मतलब भ्रूण के निर्माण के, इन सब को हम असंग जनन ही कहते हैं। तो ये इस तरह से ये टॉपिक आज आपका पूरा हुआ और हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।